वेलकम बैक एंड जय हिंद दोस्तों। ये हमारी सीरीज टारगेट मॉडल बुक केमिस्ट्री की है और ये मॉडल बुक नंबर 3 है, मॉडल पेपर नंबर 3। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि मार्केट में टारगेट बुक जो होता है वो दो तरह की आई हुई है। एक में आपको 70 क्वेश्चन है और एक में आपका 42 है। तो मैं 42 क्वेश्चन वाला सोल्यूशन करा रहा हूँ, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मॉडल सेट नंबर 3 नेक्स्ट में। और ये पहला सवाल आ गया आप एग्जाम के हिसाब से। देखिए सबसे पहला नंबर समझिए, जितने भी लोग 12th एग्जाम दीजिएगा BSCB 2023 में एग्जाम देने वाले बच्चे जरा ध्यान देंगे। एग्जाम में आपको 70 क्वेश्चंस पूछा जाएगा केमिस्ट्री में, जिसमें बनाना है कितना 35। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला नंबर सल्फर 8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिए किसी भी संख्या का ऑक्सीकरण कैसे निकालते हैं, तो अब सल्फर का पूछा जाता है तो सल्फर को मान लीजिए कि ऑक्सीकरण x होता है, ये 8 है, x गुना 8 इक्वल टू कर दीजिए 0। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0/8 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 0। ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि आपको पूछ दिया जाए कि H2O में हाइड्रोजन का कितना होता है, तो आप हाइड्रोजन का मान लीजिए x गुना कर दीजिए 2 से। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, 1 है, इक्वल टू आप कर दीजिए 0। ये इधर चला जाएगा +2 और 2 गुना में आ जाएगा भागा में, तो कट इस टाइप से आपको निकालना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो इसका जवाब हो गया 1 नंबर। अगला सवाल 0 होगा। न्यूक्लिक अम्लों में क्रम रहता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है मेरे दोस्त। तो देखो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, आणविक संरचना के आधार पर इसको चेक किया जाता है, आणविक संरचना के आधार पर। ठीक है, आणविक संरचना होती है जिसमें सबसे ज्यादा जो होता है क्रम न्यूक्लिक एसिड यानी कि नाइट्रोजनी बेस का होता है। तो बेस कहने का मतलब क्या होता है, बेस मतलब होता है भस्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्षार, जिसको क्या कहते हैं क्षार, यानी कि भस्म, सुगर, फॉस्फेट। ये आपका बी नंबर आंसर होता है इसका। सबसे पहले याद रखेंगे, क्योंकि 2 में आपका भस्म बाकी 3 तो है नहीं। तो अब सुगर और फॉस्फेट, तो सुगर आपका कार्बनिक होता है, तो कार्बन का सबसे पहले होगा। नेक्स्ट में आते हैं। चलिए देखिए जरा ध्यान से, पॉलीथीन एक प्रकार का बहुलक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पॉलीथीन जो बहुलक होता है वो किसका होता है। मेरे दोस्त ध्यान देना कि पॉलीथीन जो होता है एथिलीन का बहुलक होता है। एथिलीन क्या होता है, तो C2H4 होता है। एथिलीन का सूत्र C2H4 होता है। तो एथिलीन लास्ट में क्या आ रहा है ईन। ठीक है, तो ईन का हिसाब इसमें लगाएंगे। ठीक है ना। अब एथिलीन तो ऑप्शन में कोई है नहीं, तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपका तो इसमें से कोई नहीं आंसर होगा। आंसर इसका एथिलीन होगा। इसी का एक जनरल पॉलीमर्स होता है। ठीक है, ऐसे बुक में आपका इथीन दे रहा है जो कि नहीं होगा, या अगर इथीन होगा तो प्रोपेन भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए एथिलीन इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट में आइए, CH3 CH2 NH2 को देखिए, जहां NH2 लग गया तो क्या बन जाता है एमीन। तो एमीन 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 सब जगह है। अमोनिया NH3 होता है, आप याद कर लीजिएगा, अमोनिया का NH3 होता है। अब इसमें देखिए कार्बन की संख्या 1 गो 2 गो 2 गो। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन ईथ। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन क्या है 2, यहाँ मिथ है, मिथ यानी कि 1 कार्बन होना चाहिए था। यहाँ पर ईथ यानी कि 2 कार्बन, तो आंसर क्या हो जाएगा मिथ इथाइल अमीन। इथाइल अमीन कोई भी बच्चा मार सकता है आराम से। नेक्स्ट में आते हैं, रवादार ठोस है। ठोस कहने का मतलब होता है यहाँ पर रवादार ठोस यानी कि क्रिस्टल सॉलिड। तो ये सबसे ज्यादा जो क्रिस्टल होता है हीरा में होता है। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। और हीरा आपका क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है ना। नेक्स्ट में आइए, देखो दोस्त क्या लिखा हुआ है, एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित मतलब हटाया जाता है। तो एल्कोहल को एल्केन बनाना यानी कि R में OH है अल्कोहल, और इसको बनाना है हमको अल्केन बनाना है, तो यानी OH को हटाना पड़ेगा। तो OH को कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसको कहते हैं, तो COOH को कहते हैं। क्लोरो ग्रुप किसको कहते हैं, तो Cl को। एल्डिहाइड किसको कहते हैं, तो CHO को कहते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे।
नेक्स्ट में बात करते हैं अगला सवाल, CH4 में सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी होगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड है, CH4 है, एक बॉन्ड है, तो समझिए जहां पे सिंगल बॉन्ड रहता है उसे सिग्मा, याद कैसे रखेंगे, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो तो वो सिग्मा कहलाता है, ठीक है। लेकिन जहां पर डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो वहां पर पाई होते हैं और सिग्मा दोनों होते हैं, सिग्मा और पाई दोनों होते हैं। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन तो 4 बॉन्ड, तो यानी कि 4 सिग्मा हो गया, ठीक है, पाई बॉन्ड कुछ नहीं। नेक्स्ट में एक बार फिर से आप याद रखिएगा कि जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसमें पाई बॉन्ड भी और सिग्मा बॉन्ड दोनों होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तब पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड दोनों होता है, ठीक है। किस यौगिक की केंद्रीय धातु का प्रसंस्करण DsP2 है, DsP2 है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है, NiCN4 होल ट्वाइस 2 नेगेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, ये होगा साइनाइड, निकल साइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है। एकल कहने का मतलब उसमें एक परमाणु होता है, तो क्लोरीन का होता है Cl2, नाइट्रोजन N2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है और हीलियम केवल He होता है। तो सिंगल परमाणु आपका क्या हो गया, He हीलियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हीलियम किसके सदृश होता है, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं। इनमें से कौन अधिकतम लुईस अम्ल है, 10 नंबर सवाल। तो लुईस अम्ल होता है आयोडीन में, ठीक है, आयोडीन ब्रोमीन आयोडाइड में। तो आयोडीन में सबसे ज्यादा जिसमें आयोडीन का प्रेजेंस होता है वो लुईस अम्ल होता है, ब्रोमो आयोडीन, ब्रोमो टेट्राआयोडीन। नेक्स्ट अगला सवाल क्या लिखल है कि ट्रांजिस्टर में सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व। तो ट्रांजिस्टर में क्या प्रयोग किया जाता है, सेमीकंडक्टर। क्या प्रयोग किया जाता है, सेमीकंडक्टर। अब आपको खोजना है ऑप्शन में कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। तो इसमें ऑप्शन में है सिलिकॉन, बी नंबर, बी आंसर हो गया। एल्युमिनियम नहीं, कॉपर नहीं, जिंक नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, और सेमीकंडक्टर का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें करंट फ्लो किस हिसाब से होता है, तो इसमें करंट होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की मदद से होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट, तो ये 11 नंबर सवाल हो गया मेरे दोस्त। आगे देखते हैं, 11 के बाद 12 नंबर सवाल, ध्यान से देखो। निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, क्या नहीं प्रभावित होता है। तो मैंने कल का जो भी कल का मॉडल पेपर 1 देखेंगे तो उसमें आपको मैंने बताया था मोललता, ठीक है, प्रति 1000 में विलेय की मात्रा, यानी कि विलेय बटा 1 किलोग्राम बिलियन, 1 किलोग्राम बिलियन, ठीक है, नहीं विलायक, 1 किलोग्राम विलायक, ठीक है, ये मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रसरणी दाब बढ़ता है जब, कल इसका भी चर्चा मैंने किया था कि अनुसंख्यक गुण होता है और ये तब बढ़ता है जब ताप क्रम बढ़ता है। क्या बढ़ता है, ताप क्रम बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, अगला सवाल, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई। जैसा कि आप फिजिक्स में पढ़े हैं, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। तो यहाँ पर लिखा हुआ विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है प्रति ओम प्रति मीटर, प्रति ओम प्रति मीटर, ठीक है, प्रति ओम प्रति मीटर। आपको ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्रति ओम नहीं है, प्रति ओम नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ प्रति ओम -1 है, और ये प्रति सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन के हिसाब से सही है। ऐसे ओम के पावर -1 और मीटर के पावर -1 आंसर होना चाहिए, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे हम लोग, है ना। फिर भी बी आंसर के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट चलिए अगला सवाल, रासायनिक अभिक्रिया I2G प्लस I2G इक्वल टू 2HIG, ठीक है, का सम, G का मतलब गैस यहाँ पर है, तो Kp निर्भर करता है। क्वेश्चन क्या है, Kp निर्भर करता है। तो Kp होता है साम्य स्थिरांक, किसको कहते हैं, तो स्थिर ताप पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अग्र तथा विपरीत अभिक्रिया के वेग के अनुपात को ही हम लोग स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। और ये निर्भर करता है ताप क्रम पर, ये निर्भर करता है किस पर, ताप क्रम पर। आप लोग याद रखिएगा Kp इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर्स, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा
द्रव स्नेही कोलाइड है। कोलाइड मैंने कल आपको बताया था, कोलाइडी विनियल क्या होता है, ठीक है, जिसमें टिंडल इफेक्ट को प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित। तो ये गोंद है जिसमें सबसे ज्यादा निलंबन की मात्रा आपको आसानी से दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु, सवाल को जरा सा समझेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी में प्रचुरता मात्रा में। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी की 3 परत है, एक है आपका नीफे, एक है आपका सीमा और एक है आपका सियाल। तो सब जगह देखिए सबसे ज्यादा होता है सियाल यानी कि एल्युमिनियम। तो सबसे ज्यादा जो मैटर पाया जाता है भूपर्पटी में धातु वो होता है आपका एल्युमिनियम, ठीक है। और कोर की जब बात करें, भूपर्पटी की छोड़ कोर में पाया जाता है फेरस कोर, जिसको हम लोग हिंदी में क्रोड कहते हैं, जिसमें नीफे कहते हैं, NiFe, निकल प्लस Fe। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भूपर्पटी, तो भूपर्पटी में पाया जाता है एल्युमिनियम, ठीक है। और मैग्नीशियम का पाया जाता है तो मध्य परत में, मध्य में, ठीक है, मेंटल जिसको कहते हैं हम लोग, मेंटल में पाया जाता है मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आगे सवाल, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है, किसमें किया जाता है सल्फाइड अयस्क का समाहरण। तो ये किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन से, ये इनऑर्गेनिक में आप पढ़े होंगे, आप फेन प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का वर्जन या सांद्रण, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, XeF4 की आकृति होती है, कैसी होती है आकृति। तो ये आकृति होती है स्क्वायरल प्लेन, ठीक है। तो वर्ग समतलीय जिसको कहते हैं वर्ग समतलीय। नेक्स्ट में आते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। तो क्या निकल पाते हैं और क्या नहीं निकल पाते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली में विलायक के अणु आसानी से निकल जाते हैं और विलेय के अणु फंस जाते हैं। विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है, तो कल की क्लास में मैंने आपको बताई थी कि विलयन बराबर क्या होता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, विलयन का वैल्यू क्या होता है, तो विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। और सिंपल मैंने आपको आसान से शब्दों में बताया था, जिसकी संख्या ज़्यादा हो, यानी कि पानी आपका विलायक हो गया और चीनी आपका क्या होता है, विलेय होता है, ठीक है। अब जैसे चाय बनाते हैं तो चाय छन्नी से छानते हैं तो पानी निकल जाता है, यानी कि चाय पत्ती फंस जाता है, तो चाय पत्ती विलेय हो गया, बाकी आपका द्रव वाला जो हिस्सा हो गया वो पानी हो गया, ठीक है। तो विलायक के अणु आसानी से निकल जाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली में, इससे आसान एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अगला सवाल, निम्नलिखित में से जिंक का अयस्क नहीं है। क्वेश्चन देखिए, जो भी एग्जाम में नहीं वाला पूछे ना उसको ध्यान दीजिएगा। तो जिंक ब्लेंड आपका होता है HGS कहते हैं सिनेवार को, क्या कहते हैं, सिनेवार को। और सिनेवार किसका होता है, तो ये पारा का होता है, ये पारा का है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जिंक ब्लेंड आपका जिंक का नहीं है, बाकी जिंकाइट, कैलेमाइन, बॉक्साइट सबके सब आपका जिंक का अयस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, निम्न में से हरत होता कौन सा है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से हरत होता कौन सा है। तो हरत होता आपका FeSO4 7H2 होता है, 7H2, ये आपका नीला थोथा होता है, ठीक है। नेक्स्ट एल्किल हैलाइड, अगला सवाल में देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया प्रदान करती है। तो क्या प्रदान करती है, ये क्वेश्चन है। और इसमें प्रदान करती है रेशमीकरण, रेशमीकरण आपको याद करना है, बी नंबर रेशमीकरण एल्किल हैलाइड में। नेक्स्ट में आते हैं 24 नंबर सवाल, देखिएगा। देखिए मेरे दोस्त 24 नंबर सवाल क्या कहता है, जो आपके सामने आ चुका है। और अगर सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो भाई एक बार शेयर तो बनता है। नेक्स्ट में चलो मेरे दोस्त, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल, प्रबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, प्रबल का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अम्ल है। तो इसमें एम क्लोरोफिनॉल है, चूंकि फिनॉल या हेक्सानॉल फिनॉल। अब यहाँ पर एम क्लोरोफिनॉल क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, फिनॉल आपका होता है 3 प्रकार का, कितना प्रकार का, 3, ऑर्थोपारामेटा, ऑर्थोपारामेटा, OPM, ऑर्थोपारामेटा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होता है। नेक्स्ट, कौन सा अम्ल COOH समूह नहीं रखता है। OOH कहने का मतलब क्या होता है, ये एसिड मूलक होता है। कैसा मूलक होता है, एसिड मूलक होता है, जिसको कहते हैं हम लोग एसिड ग्रुप, ठीक है ना। इसमें
प्रोपियोनिक एसिड जो होता है COOH नहीं रखता है, तो इसका सूत्र क्या होगा? तो इसका जो सूत्र होता है मेरे दोस्त C3H6O2, C3H6O2 वो सूत्र होता है प्रोपियोनिक एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। देखो दोस्त, अगला सवाल, ओलियम का सूत्र। ओलियम का सूत्र, ओलियम एक प्रकार का यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक सॉरी अकार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ओलियम है कैसा, तो एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक, इसका सूत्र होता है H2SO4 × SO3, H2SO4 × SO3 होता है। अब तो कोई ऐसा मिल नहीं रहा है, तो काउंटिंग कीजिए, हाइड्रोजन 2 सब में 2, सल्फर 2, यानी कि यहाँ से काउंटिंग कीजिए, हाइड्रोजन 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7, H2H2O7। तो ये मैच कर गया, आपका आंसर हो गया ए नंबर। बाय द वे वैसे नहीं है तो पैसे काउंट करके देख लीजिए कौन सा है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, अगला सवाल देखिएगा 27 नंबर, OH तथा RO का उदाहरण। तो OH तो आपको पता है कि ये अल्कोहल है, RO का मतलब क्या है, एक तरफ से ईथर जुटा हुआ है, तो ये सब एक एक बॉन्ड छूटा हुआ है, तो यानी कि ये एक एक बॉन्ड छूटा हुआ है, तो ये बनता है न्यूक्लियोफिल, न्यूक्लियोफिल। ठीक है, इलेक्ट्रोफिल नहीं बल्कि न्यूक्लियोफिल। नेक्स्ट में आइए, अगला सवाल में क्या कहता है, इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है, क्या करता है? तो ये जल में क्या बनता है, जल में पाया जाता है H2O, तब बनाता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। जल में क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। CE के अलावा अन्य लैंथेनाइड, अब लैंथेनाइड क्या होता है तो आपको पता होगा कि F ब्लॉक में मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। F ब्लॉक पीरियोडिक टेबल का सबसे नीचे होता है, वहाँ 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, एक लैंथेनाइड पाई जाती है और एक पाई जाती है एक्टिनाइड्स। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछ सकता है आपसे कि एक्टिनाइड ग्रुप और लैंथेनाइड ग्रुप कहाँ थे, F ब्लॉक में। तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या जो सबसे ज़्यादा अस्थायी अवस्था में रहता है वो +3 होता है, +3। ठीक है, अस्थायी अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्त, देखो भौतिक अधिशोषण की क्रिया कहाँ होती है? तो भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है कक्ष के ताप पर, कक्ष के ताप पर। कक्ष कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं एट द रूम टेम्परेचर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है, या कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, अगला सवाल, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विरेचन के लिए किया जाता है? किसके विरेचन के लिए? विरेचन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज, यानी कि तोड़ना एक तरह से। ठीक है, तो इसका होगा 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, इस तरह से एमीन होता है NH2, इसमें बॉन्ड खाली रहता है। अगर NH3 कर देंगे तो ये बन जाएगा अमोनिया, क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। NH3 का मतलब होता है अमोनिया दोस्त। ठीक है, लेकिन NH2 में एक बॉन्ड खाली कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 डिग्री एमीन। ठीक है, नेक्स्ट, डाई एथिल ईथर में HI के आधिक्य से क्रिया का उत्पाद है, क्रिया का उत्पाद है तो एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट में आते हैं अगला सवाल में हम लोग, अगले सवाल में देखिएगा, समान चुंबकीय आघूर्ण वाले समूह हैं। तो समान चुंबकीय आघूर्ण वाले हैं टिटेनियम 3+ एंड वेनेडियम 4। ठीक है, टिटेनियम +भी। ठीक है, ये होगा। इसमें आपको याद कर लेना है, चूंकि इसको निकालने में रूल चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। K3CrOX3 में Cr कही, Cr माने क्रोमियम, क्रोमियम का उप सहसंयोजक संख्या कितना है? तो उप सहसंयोजक संख्या इसका भी आप याद कर लीजिए, 3 दूनी 6 है K3 का। नेक्स्ट में आते हैं अगला सवाल, ये सभी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें से निकेल का ऑक्सीकरण अंक 0 है? तो क्वेश्चंस को निकालिएगा ऑक्सीकरण संख्या, जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको तरीका बताया था उस हिसाब से मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी नंबर, निकेल CO4 का होल 3। यहाँ पर सबसे अंक ऑक्सीकरण क्या है, 0 है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग,
बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना आपको पता होता है कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट पर अगर H2O का प्रभाव किया जाता है तब जाके बनता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट में एनिलीन और बेंजल डिहाइड अभिक्रिया है किस प्रकार की, तो ये एक प्रकार की कंडेंसेशन अभिक्रिया है, कंडेंसेशन अभिक्रिया होती है जिसे हम लोग संघनन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आइए अगला सवाल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमोन्स के पृथक्करण की सबसे अधिक व्यवहारिक प्रौद्योगिक विधि कौन सी है, तो ये सबसे औद्योगिक विधि है प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि पृथक्करण के सबसे अधिक व्यवहारिक एमोन्स एमिन्स होगा तो प्रभाजी आसवन विधि। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में चलते हैं, सॉरी 2 को छूट गया अभी। नेक्स्ट में क्षारीय अमीनो अम्ल का उदाहरण है, तो क्षारीय अमीनो अम्ल का उदाहरण है हिस्टेडिन्स। इसका सूत्र भी आप हमसे पूछिएगा, उससे पहले मैं लिख देता हूँ C6H9N3O2, ये होता है हिस्टाडीन का सूत्र C6H9N3O6। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे, निम्नलिखित में से अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन है बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, तो बायोडिग्रेडेबल बहुलक सेलुलोज होता है। सेलुलोज कहाँ से प्राप्त होती है, तो सेलुलोज समझिएगा सेल की जो बाहरी परत होती है, सेल की जो बाहरी परत होती है वो सेलुलोज की, तो कौन सी सेल, तो प्लांट सेल। प्लांट सेल की बाहरी परत जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है सेलुलोज एक प्रकार का क्या है, तो नेचुरल पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक बहुलक। क्या कहेंगे, प्राकृतिक बहुलक है जो वृक्षों की छाल से प्राप्त किया जाता है। वृक्षों की छाल क्यों, क्योंकि वह प्लांट सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चंस के बाद आते हैं हम लोग, और ये हमारे पास आज का हो गया लास्ट क्वेश्चंस बचने जा रहा है, 2 वो है जिसमें है स्टार्च तथा सेलुलोज के जल अपघटन। क्या लिखा हो, जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो स्टार्च और सेलुलोज से जल अपघटन से प्राप्त होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6, ये होता है फॉर्मूला, आप रट जाइएगा। नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से धातु का निष्कर्षण, यानी कि कौन सी धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन क्रिया के द्वारा नहीं होता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं में होगा लोहा, चूंकि लोहा ये होता है बात्या भट्टी के द्वारा। कहाँ से होता है, बात्या भट्टी से होता है। ठीक है, और लोहा ये आंसर होगा। कल का वीडियो में मैंने आपको बताया है, एल्युमिनियम का भी बताया था, जिंक का भी बताया था, सबका बताया था। ठीक है, तो ये तो आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर 3, और विशेष मुलाकात होगी हमारी अगली क्लास। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो नए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।